देवर पिछवाड़े का शौकीन था। मेरा पिछवाड़ा भी भारी था। वो रोज मेरे पिछवाड़े पर नजर जमाए रखता, मगर मैं भी देर थी बेपरवाह होकर काम में लगी रहती। मगर एक दिन इमरजेंसी में के जाना पड़ा। देवर को बोला तो कहने लगा कि भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने पूछा भी कैसे चलेगा? वो बोला भाभी पहले पिछवाड़ा एक औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर ससुराल में सब देवर जेठ साथ मिलकर रहते हैं, औरत के लिए देवर का रिश्ता हमेशा आगे ही साबित होता है। और मेरा देवर तो सदा का बेशर्म था। उम्र में भी मुझसे 2 साल बड़ा था। मेरा शुमार उन औरतों में होता है जिससे शौहर लापरवाह मिल जाए, और देवर पिछवाड़े का शौकीन में बेहद परेशान होकर रह गई थी। मेरे शौहर और देवर की शादी एक ही दिन हुई थी। मैं कम उम्र खूबसूरत जो सामर्थ की मालिक थी, और देवरानी बस आम शक्ल सूरत की दुबली पतली बिल्कुल सूखी कांटा थी। रोस्ती के बाद जब हम दोनों दुल्हनों को सहन में बैठाया गया तो देवर की बेताब नजरें अपनी बीवी की बजाय मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे यौन घूर घूर कर देख रहा था, जैसे मैं उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हूँ। मैंने जब नजर देवर पर उठाई, नजरों के दम पर वो मुस्कुराने लगा। मैंने उसे घूरकर देखा कि शायद उसे अपनी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी हो। मैं उसके बड़े भाई की बीवी थी। उसके और मेरे बीच में शर्मोहिया का रिश्ता था, और वो बेशर्म, लेकिन देवर शायद जीस था। मजाल है कि उसकी नजरें मुझसे जरा भी हटी हो। मैं भी इसी उलझन का शिकार थी कि जब वो बेशरम इंसान मेरे बराबर आकर कुर्सी पर बैठ गया, मैं जरा सा पीछे हटी तो मेरे कान के पास सरगोशी में बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अव्वल तो आपका रिश्ता मेरे साथ तय होना था, लेकिन मैंने कह दिया कि पहले बड़े भाई का कर दो, या दूसरी लड़की होगी उसका मेरे साथ कर देना। लेकिन कसम से भाभी अब पछता रहा हूँ, और दिल की से पछता रहा हूँ। काश मैं पहले आपके बारे में जान लेता। तो उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से शुरू हो गई। दुल्हन बनी ना बैठी होती तो उठकर चली जाती। मेरा शौहर देवर के पास आ गया। कहने लगा, तुम क्या मेरी बीवी के पास बैठकर खुसफुसर कर रहे हो? उठो यहाँ से। उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, भाई देवर भाभी का रिश्ता ही अलग होता है, बिल्कुल सहेलियों जैसा, दुख सुख का, हंसी और मजाक और थोड़ी शरारतों का। मैं तो इसीलिए मारा सन बढ़ा रहा था, जाके कल को भाभी को कोई तकलीफ ना हो। देवर बात मजाक में डालकर वहां से चला गया। खैर शादी को 15 दिन भी ना गुजरे थे। सास साहिबा ने किचन में हम दोनों देवरानी जेठानी के हवाले कर दिया, लेकिन देवरानी सेहत की बहुत कमजोर थी। जरा सा काम करती तो हाँ अपनी लगती गरीब घर की लड़की थी जहाँ से आई थी, शायद पेट भर रोटी भी उससे कम ही नसीब हुई थी। इसीलिए ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता था। जब मैं सहन में झाड़ू लगाने लगती तो देवर वहीं चारपाई पर बैठा, सास का हुक्का भी नहीं लगता। फिर जब मैं उसकी चारपाई के पास से झाड़ू देने लगती है तो उसे बेहुदा जुमला बोलता कि मेरा खून खौलता, जी चाहता कि उसका गला दबा दो या जाकर शहर को बता दो। मगर यहाँ आया भी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे। देवरानी की सेहत का ख्याल ना होता तो कहती है कि सफाई की जिम्मेदारी वही उठाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। किचन का काम करती थी तो वो भी इस कदर आस्था में सारा झाड़ू पोछा साफ सफाई करके बैठ जाती, और वो अभी तक सुस्ती से बर्तन ही मांज रही होती। एक बार तो देवर ने हद ही कर दी। उसने ऐसी जगह नजरें जमानी शुरू कर दी कि मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि देवर ऐसा भी कर सकता है। मैंने सोचा आज तो शौहर से शिकायत कर दूंगी, लेकिन जब रात को सोते वक्त में बात शुरू हुई की थी तो ये आपका भाई अकबर मुझे नियत का ठीक नहीं लगता। ये सुनते ही शौहर भड़क उठा। कहने लगा, मुझे इसी बात का डर था कि तुम जरा सी खूबसूरत हो, इसीलिए ऐसी बातों से जरूर घर में फसाद शुरू कर देगी, ताकि मैं तुम्हारे हुसैन का होकर तुम्हारी हर बात मानने लगे। तुम्हारी जी हजूरी करूंगा, और तुम जो कहोगी उसको तुम्हारा फरमान मानकर अलग रिहाइश कारण हो। लेकिन देखो अपने जेहन से ये खुराफात बिल्कुल निकाल दो। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, सदा माँ बाप के साथ ही रहूंगा। मैं अपने वालिदान को छोड़ूंगा और न तुम्हारी झूठी बातों को सुनकर छोटी भाई पर शक करूंगा। शौहर तो एक ही सांस में बोलता ही चला जा रहा था। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि उसकी इस बात का आखिर जवाब क्या दूं। मैं तो हक्का बक्का से शहर की बात सुनकर हैरान हो गई। ये बात तो मेरे गुमान में भी ना थी। मैं तो ससुराल को अपना घर समझकर यहाँ आई थी, लेकिन देवर की हरकतों ने जीना दूभर करके रख दिया था।
इस पर शौहर की बात है मेरे दिमाग भी तनाव में खींचने लगी थी। मुझे तो शहर के बदले तेवर देखकर हैरत हो रही थी। कल तक तो मेरी हर बात पर जीजी की रट लगाए रखता था, मगर आज शहर दूसरे जानवरों करके सोने की कोशिश करने लगा, जबकि मैं यूं ही उन्हें से देखती रह गई। आंखों में बेबसी से आंसू तैरने लगे। आखिर शौहर एकदम से बदल क्यों गया था? ये राज भी मुझ पर खुल ही गया। एक बार रात को मेरे कमरे में सोने गई तो सहन से मुझे खुद सकुला की आवाजें आने लगीं। मेरे कमरे की खिड़की सहन में ही खुलती थी तो देवर चारपाई पर मेरे शौहर के कान में मेरे खिलाफ बातें भर रहा था। कह रहा था कि जिन औरतों का पिछवाड़ा भारी हो वो मर्द को कुछ नहीं समझती। यही सोचती है कि ये मर्द तो सारी जिंदगी मेरे नीचे ही लगा रहेगा और मेरी जी हजूरी भी करेगा। तुम बड़े भाई हो तभी समझा रहा हूँ कि अपनी बीवी पर लगाम डालकर रखो, वरना कल को तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये बात सुनकर तो मेरे कानों के लोगों तक शुरू हो गई। कैसा भी गैराज शख्स था और मेरा शौहर, वो अभी बैठकर ये सब कुछ सुन रहा था। मीरा जी, जहाँ कमरे से बाहर निकलूं और उसका सर फाड़ दो, वो होता कौन है? मेरे भी चुवाड़ी पर नजर रखने वाला मेरा जो खून बोला तो अगले रोज मैंने देवरानी का लिहाज भी ना किया। मैंने कहा, बीबी तुम्हारी बिगड़ी सेहत मेरे जिम्मेदारी नहीं, सहन का काम आज के बाद से तुम करोगी। बहुत कर लिया मैंने लिहाज तुम्हारा, मजीद मुझसे ये 1 लाख की याद नहीं दिखाई जाती। देवरानी पहले तो मेरे बदले रवैये पर हैरान थी, लेकिन फिर भी चारी खामोशी से सहन की सफाई करने लगी। मैंने किचन का काम किया। कुछ देर बाद देवर घर आया तो बीवी को देखकर चेहरे पर नागवारी सजा ली। कुछ देर तो ना जाने दोनों धीमी आवाज में क्या बात करते रहे, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही देवर अपनी बीवी से भी चिल्लाने लगा। पास पड़ा पानी का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा और कहने लगा, मैं पिछवाड़े का शौकीन था और तुम इस मामले में बिल्कुल कुंडली हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरेगी। मुझे क्या पता था मेरी माँ तुम जैसी कोई मेरे पल्ले बांधेगी, जिसका पिछवाड़ा किसी काम का ही नहीं, जैसी शक्ल मनहूस वैसा ही कगला तुम्हारा पिछवाड़ा है। ये सुनकर मेरी देवरानी रोने लगी। मेरा देवर उससे नफरत से देख रहा था। मैं समझ गई कि वो बीवी के साथ बुरा ही रवैया रखता है। दूसरे दिन मैंने देवरानी से देवर के रवैये के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि जब से शादी हुई है यही ले फेस बोलता है, बहुत ही बेहुदा शख्स है। देवरानी खुद उससे तंग थी और रो रो कर शहर के बारे में बताने लगी। अभी यही मसला हल ना हुआ था तो दूसरा मसला भी पेश आ गया। एक दिन मेरा शौहर घर आया तो बेहद खुश था। मैंने वजह पूछी तो जो कुछ उसने बताया मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। कहने लगा, लोगों की बीवियां ये सुनकर खुश होती है और एक तुम हो कि रोना धोना मचा रखा है। मैं दुबई जाकर 1 माह में लाखों कमाऊंगा तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होंगी। मुझे एतराज ना भी होता, लेकिन देवर की बदनजरी और बेहूदगी से मैं परेशान थी। उसकी बातें मुझे परेशान करके रख देती थी। लेकिन शौहर ने मेरी बात नहीं मानी और 1 हफ्ते के अंदर ही वो दुबई चला गया। उसी ड्राइविंग आती थी, वहां जाते ही टैक्सी चलाने लगा। अगले माह उसने मेरी सास को जो खर्चा भेजा, मगर मुझे भी 50,000 रुपए भेजे, क्योंकि सारे पैसे देवर के अकाउंट में भेजे थे। ये सब देखकर तो देवर की आंखें फटी की फटी रह